ऑर्चिड कोर्ट की दीवारें फ्रांस और पेरिस के नक्शों से ढकी हुई थी। यहाँ गुप्तचरों को ऐसे कपड़े दिए जाते थे जो उनकी पहचान को छुपाने के लिए गढ़े गए किस्से से मेल खाते थे। मॉरिस बकमास्टर इसके पक्ष में नहीं थे। उनके गुप्तचर जासूसी से संबंधित किसी तरह के उपकरण रखें, कोई खोखले कलम, नकली पैंधे वाले ब्रीफकेस या अलग किए जा सकने वाले हील्स बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि ये चीज़ें कुल मिलाकर बहुत जोखिमपूर्ण थीं, क्योंकि जर्मन अपव्ययवाओं को इनका मिलना जेल या मौत का कारण बन सकता था। अगर कोई गुप्तचर अपराध का संकेत देने वाले सबूतों और यंत्रों के बिना पकड़ा जाता तो उसका चकमा देकर बच निकलना ज़्यादा आसान था। संदेश को लिपटे हुए अखबार में ले जाना बेहतर समझा जाता था। मुश्किल परिस्थितियों में उसका तिरस्कार करना मुमकिन था, और जाहिर है ये तो सबसे अच्छा था कि गुप्तचर संदेशों और निर्देशों को याद कर लेता। बाहरी रूप, रंग और रंग ढंग सबसे महत्वपूर्ण होता था, और फ्रांसीसी अंदाज और शैली का आमूल चूल परीक्षण अनिवार्य था। अगर बाल रखने की शैली सटीक रूप से फ्रांसीसी नहीं होती थी तो उसे बदलना ज़रूरी होता था। अगर गुप्तचर की दांतों की फिलिंग अंग्रेज़ी स्टाइल की होती थी तो उसकी जगह महंगा दिखने वाला गोल्ड प्लग इस्तेमाल किया जाता था, जैसा कि कॉन्टिनेंट, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड से इतर यूरोप के मुख्य भाग में चलन था। सारे गुप्तचरों के कपड़े विशेष रूप से क्लॉडी प्लवर द्वारा सिले गए होते थे। क्लॉडी वियना से आई शरणार्थी थीं, जो डिज़ाइन संबंधी अपनी दक्षता का इस्तेमाल कर गुप्तचरों के लिए यूरोपीय शैली के कपड़े सिलती थीं। कमीज़, स्कर्ट, यहाँ तक कि अंडरवियर भी शरणार्थियों द्वारा लाए गए कपड़ों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके बहुत बारीकी के साथ कॉन्टिनेंटल शैली से सिले जाते थे। कभी कभी शरणार्थियों और गुप्तचरों द्वारा लाए गए फ्रांसीसी कपड़े भी बांट दिए जाते थे। नूर को अपने कपड़ों के लिए मार्गरेट स्ट्रीट के शोरूम में जाना पड़ा था। कॉलर, कफ और इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लेबल थे जिनका सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाता था। कपड़ों के साथ जुड़े धुलाई संबंधी सारे निर्देशों को हटाना होता था। अंग्रेज़ी लेबल भेद खोल सकता था, उसी तरह गलत ढंग से टाँका गया बटन या कॉलर की शैली भी। इतवार प्रांत के टेलर्स के नाम की चिप्पी कपड़े पर सिल दी जाती थी। नाजियों से बचकर भागे एक जर्मन यहूदी टेलर को भी काम पर रख लिया गया था। वो किसी भी सूट को देखकर बतला सकता था कि वो चेकोस्लोवाकिया से आया था, इटली से आया था या स्पेन या जर्मनी से आया था। जो जासूस जर्मनी जा रहे थे उनके लिए वो जर्मन शैली के सूट सिल देता था और उन्हें कुछ इस तरह का रूप दे देता था कि वो पुराने दिखें, क्योंकि जर्मनी में बहुत कम लोग ही नए सूट पहनते थे। कपड़ों का जासूसों की पहचान छुपाने के लिए गढ़े गए किस्से के मुताबिक होना भी ज़रूरी था। नूर नर्स की छद्म भूमिका निभाने जा रही थी। उनके कुछ कपड़ों से साधारण से कपड़ों की उन्हें बहुत ज़रूरत थी। इस बारे में हर तरह की सावधानी बरतनी ज़रूरी होती थी कि पहचान छुपाने के लिए गढ़ा गया किस्सा एकदम पुख्ता हो। अगर जासूस के लहजे में मामूली सा भी विदेशी पुट होता था तो किस्से को उसके मुताबिक गढ़ दिया जाता था। मसलन अगर किसी व्यक्ति का लहजा हल्का सा भी कैनेडियन हुआ तो उसकी पहचान छुपाने के लिए गढ़े गए किस्से में कैनेडियन पृष्ठभूमि जोड़ दी जाती थी। कभी कभी कोई बेल्जियाई लहजा मान कर करता था तो गढ़े गए किस्से में बेल्जाई शिक्षा या ब्रसल्स में बिताए गए बचपन की पृष्ठभूमि के तौर पर जोड़ा जाए। गढ़े गए किस्सों की जांच बहुत बारीकी से और कई कई बार की जाती थी। व्यक्तियों की पहचान उनके उन जगहों से संबंधित होने के आधार पर गढ़ी जाती थी जहाँ के टाउन हॉल बम गिराकर ध्वस्त कर दिए गए होते थे और जहाँ के दस्तावेज तितर बितर हो गए होते थे। कभी कभी जन्म स्थान के तौर पर फ्रांसीसी कब्जे वाले समुद्र यार के किसी गुमनाम नगर का नाम दे दिया जाता था, जिससे उसके ब्यौरों की जांच करना लगभग असंभव हो जाता था। पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर अच्छा खासा शोध किया जाता था। गढ़े गए किस्से में चाचा चाचियों समेत पूरे के पूरे कुनबे को शामिल किया जाता था और उन्हें ऐसे इलाकों में बसा हुआ बताया जाता था जिनकी खोज मुश्किल या असंभव हो। किस्से में इस्तेमाल की गई सड़कों के नाम और मकानों के नाम हमेशा वास्तविक होते थे। इन्हें फ्रांसीसी पोस्ट ऑफिस की मार्गदर्शिकाओं या टेलीफोन पुस्तिकाओं से खोजा गया होता था। एक्सेस के रॉयटन नामक गांव में जालसाजी के काम में लगा एक पूर्णकालिक विभाग स्थापित था जो जाली पासपोर्ट और दस्तावेज तैयार करता था। युद्ध क्षेत्र में सक्रिय गुप्तचर ताज़ा तरीन राशन कार्ड भिजवा देते थे जिनकी प्रतियां तैयार कर ली जाती थीं। राशन कार्ड, पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, कोई भी चीज़ इन वश जाल साजों के हाथों से बच नहीं सकती थी।
ये लोग गुप्तचरों को दस्तावेज उपलब्ध कराने रात दिन काम में जुटे रहते थे। नूर को उनकी पहचान छुपाने के लिए गढ़ा गया किस्सा वेरा एटिंकन्स द्वारा दिया जा चुका था। इस किस्से के मुताबिक वो बच्चों की नर्स जीन मैरी रेनिया बनने जा रही थी। सारे ब्यौरे पर सावधानीपूर्वक विचार कर लिया गया था। जीन मैरी का जन्म 25 अप्रैल 1918 को ब्लोया में हुआ था। उसके पिता आग्यस प्रिस्टन में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे थे और माँ रे बेकर का जन्म अमेरिका में हुआ था और विवाह के बाद वो फ्रांसीसी नागरिक बन गई थी। उसके पिता पहले विश्व युद्ध के दौरान मार्गन के 1918 के रिट्रीट में मारे गए थे। उसकी माँ आर्मिस्टिस के बाद पेरिस लौट आई थी और 1940 में फ्रांस की हार के ठीक पहले अमेरिका वापस चली गई थी। जीन मैरी ने सा क्राउद में स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वो 1935 में साबोन में पढ़ने चली गईं। वहाँ उन्होंने 1938 तक पढ़ाई करने के बाद बाल मनोविज्ञान का विशेष अध्ययन किया। उन्होंने कई परिवारों में बच्चों की देखभाल की और युद्ध के भड़क उठने के बाद पेरिस में नर्स के रूप में काम किया। इनमें से कुछ तथ्य नूर के वास्तविक जीवन से लिए गए थे। नूर ने सा क्लाउद में पढ़ाई की थी और साबुन से बाल मनोविज्ञान की डिग्री हासिल की थी। जब जर्मनों ने हमला कर दिया तो जीन मैरी दक्षिण में चली गई और कुछ समय तक बोगदू में रही। उसने व्यू में जौकदन नामक एक परिवार में गवर्नेंस की नौकरी की। उसने 1941 में क्रिसमस पेरिस में मनाया था और 30 दिसंबर 1941 को वहाँ से अपना नया राशन कार्ड प्राप्त किया। 1943 की शुरुआत में जब वो बोगदू में थी और गवर्नेंस की नौकरी के लिए कोई परिवार ढूंढ रही थी, तब उन्होंने अपना नया पहचान पत्र भी हासिल किया था। उन्होंने अपना टेक्सटाइल कार्ड पेरिस से प्राप्त किया था। एसओई के दक्षतापूर्ण जालसाजी विभाग ने जीन मैरी को एक नकली पहचान पत्र, राशन कार्ड और टेक्सटाइल कार्ड जारी कर दिया था। सारे सामाजिक अवसरों पर नूर को मेद मोजेल रेनिया के नाम से पुकारा जाता था। छद्म नाम के अलावा सारे गुप्तचरों को गोपनीय सांकेतिक नाम भी दिया जाता था और एसओई के उनके सहकर्मी उन्हें उन्हीं सांकेतिक नाम से पुकारते थे। नूर का गोपनीय सांकेतिक नाम था मैदलिन, जो उनकी कहानियों के एक चरित्र के नाम पर आधारित था। मैदलिन नाम का प्रयोग उन्होंने फ्रांसीसी सेक्शन के सदस्यों के साथ ही करना था और इसे कड़ाई से गोपनीय रखा जाता था। उनकी रेडियो पोस्ट का नाम पोस्ते मैदलिन रखा जाने वाला था। नूर चूँकि पेरिस के इलाके से परिचित थी, इसलिए उन्होंने मॉरिस बकमास्टर से पूछा था कि क्या वे इस इलाके में काम कर सकती हैं। हालांकि इसमें उनके पहचान ले जाने का खतरा था, तब भी नूर को विश्वास था कि वो उस इलाके में सबसे ज़्यादा कारगर होंगी। पेरिस के कब्जे वाले हिस्से गुप्तचर के काम के लिहाज से सबसे ज़्यादा खतरनाक भी थे, क्योंकि सारे शहर में गिस्तापो के लोग मंडरा रहे थे। एक टेलीग्राफिस्ट के रूप में या पियानिस्ट के रूप में, जैसे कि एसओई ने इसे नाम दे रखा था, नूर को एक ट्रांसमीटर की ज़रूरत पड़ने वाली थी। चूँकि वो दुबली पतली थी, कद 5 फुट 3 इंच था, वज़न 50.8 किलोग्राम से कम, इसलिए उन्हें कम वज़नदार उपकरण की ज़रूरत थी। ट्रांसमीटरों की हमेशा कमी होती थी। उन्हें संयुक्त राज्य के निर्माताओं से आयात किया जाता था और फिर इस तरह ढाला जाता था कि उन्हें सूटकेस में संस्थापित किया जा सके। अंत में जासूसों को 4 तरह की गोलियां दी जाती थी। इनमें से एक को खाने से 6 घंटे की नींद आती थी और ज़रूरत पड़ने पर उसे दुश्मन की चाय या कॉफ़ी में मिला दिया जाता था। दूसरी गोली बेंजीड्राइन उत्तेजना भड़काती थी और ऐसी अचानक ज़रूरत के समय गुप्तचर को जगाए रखती थी जब वो थक कर चूर हो चुका होता था, लेकिन उसे काम में लगे रहना ज़रूरी होता था। तीसरी गोली पेट में गड़बड़ी पैदा कर सकती थी। इसका इस्तेमाल जासूस उस दशा में करता था जब उसे बीमार होने का स्वांग करना होता था। चौथी थी एल गोली, आत्महत्या के लिए, जिसमें रबड़ की पतली सी परत के भीतर साइनाइड भरा रहता था। अगर जासूस पकड़ा जाता था और गेस्तापो की हिंसक पूछताछ से बचना चाहता था तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता था। एल गोली केवल तभी असर करती थी जब इससे कुतरा जाता। पूरी की पूरी निगल लेने पर वो बेअसर हो जाती थी। वेरा एटिंकन्स ने नूर को ये 4 गोलियां दे दीं। जैसे ही जासूस अपनी मुहिम की पृष्ठभूमि के बारे में पूरी तरह स्पष्ट हो जाता था, उसे एक अधिकारी के हवाले कर दिया जाता था, जो तब तक उसके साथ रहता था जब तक कि गुप्तचर विमान में नहीं बैठ जाता था। इस अधिकारी की ये जिम्मेदारी होती थी कि वो जासूस की जेबों की तलाशी लेकर ये सुनिश्चित करे कि कहीं उसने अंतिम क्षणों में अपनी जेब में अंग्रेज़ी सिगरेटें या पैसे तो नहीं डाल लिए हैं।
इस तरह की एक मामूली सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती थी और सावधानीपूर्वक बनाई गई हफ्तों लंबी योजना पर पानी फेर सकती थी। नूर के साथ गई अधिकारी थी पैट्रिशिया स्टीवर्ट बाम, जिन्हें वर्षों बाद तक इस युवती का साहस याद रहा था। मॉरिस बकमास्टर हर जासूस से उसके युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना होने से पहले मिलते थे और हर एक को एक छोटा सा उपहार दिया करते थे। पुरुषों के लिए उपहार था सोने के कफलिंग या सिगरेट लाइटर, और महिलाओं के लिए सोने की छोटी सी श्रृंगार पेटी। उद्देश्य ये होता था कि जब वो जासूस फ्रांस में अकेले हों तो ये उपहार उन्हें याद दिलाएं कि इंग्लैंड में उनके साथी उन्हें याद कर रहे हैं। अगर जासूस भयानक आर्थिक तंगी की स्थिति में हो तो वो इस उपहार को बेचकर पैसे भी प्राप्त कर सकता था। बकमास्टर ज़्यादा से ज़्यादा जासूसों के साथ हवाई अड्डे तक जाने की भरसक कोशिश भी करते थे, क्योंकि मुल्क छोड़ने से पहले के कुछ आखिरी पलों में जासूस हमेशा घबराहट और कमज़ोरी महसूस करने लगते थे। रवाना होने से कुछ दिन पहले नूर अपनी सहेली जीन से अप्रत्याशित मुलाकात करने पहुंच गई। ये संभवतः 10 जून के बाद की ही बात थी, जब उन्हें फ्रांस जाने के लिए हरी झंडी दे दी गई थी और वे ऑर्चिड कोर्ट में रहने लगी थी। वे देर रात जीन के फ्लैट पर पहुंची और दोनों रात में लंबे समय तक बातचीत करती रहीं। फुलर ने याद किया कि नूर बहुत सुंदर दिख रही थी। उनकी त्वचा चमक रही थी, आंखों में दीप्ति थी। नूर ने उनसे कहा कि वो बहुत खुश हैं। जीन को लगा कि उन्हें किसी से इश्क हो गया है। मेरी सारी कामनाएं एक साथ पूरी हो गई हैं, उन्होंने जीन से कहा। वे अपनी खाकी फैनी वर्दी पहने हुई थी और काफ़ी तनाव की स्थिति में लग रही थी, लेकिन वो असाधारण उत्साह से भरी हुई थी। उनकी आंखों में तारे चमक रहे थे। वो जानना चाहती थी। नूर दरअसल वार ऑफिस में काम कर रहे एक व्यक्ति के प्रेम में गहराई से डूबी थी और उसके साथ उनकी सगाई हो चुकी थी, जैसा कि उन्होंने अपने परिवार को बताया था। ये कुछ अजीब सी बात थी कि उन्होंने जीन को अपने इस रोमांस के बारे में कुछ नहीं बताया था। शायद इसलिए कि उनके रिश्ते अक्सर टूटते रहे थे और उनकी ज़िंदगी में इस समय इतनी अधिक अनिश्चितता थी कि वो अपने इस रिश्ते के बारे में बहुत सारे लोगों को बताने का आत्मविश्वास नहीं रखती थी। उन्होंने अपने परिवार को भी अपने मंगेतर के बारे में सरसरी जानकारी ही दी थी। उन्होंने संपर्क स्थापित करने के संबंधी कोई जानकारी नहीं दी थी। वो उन लोगों के लिए रहस्य ही बना रहा और उन्हें कभी पता नहीं चल सका कि वो कौन था। उस रात नूर ने जीन को अपनी हस्तरेखाएं दिखाकर अपने भविष्य के बारे में जिज्ञासा व्यक्त की थी। उस शाम बातचीत के दौरान एक अवसर पर उन्होंने कहा था कि उन्हें हमेशा यातना दिए जाने का डर सताता था। बचपन में उन्होंने शहीदों के बारे में पढ़ा था और वो उनकी चिंता में डूबी रातों रात जागा करती थी। उन्हें बुरे सपने आते थे कि कोई रहस्य उगलवाने के लिए उन्हें यातना दी जा रही है। वो सोचा करती थी कि अगर उन्हें नाजियों के कंसंट्रेशन कैंप में यातना दी गई तो वो उससे कैसे निपटेंगी। मैं नहीं समझती कोई कैसे जान सकता है, उन्होंने कहा था, और फिर आगे ये भी जोड़ा था, मैं नहीं समझती कि मैं कभी भी मुंह खोलूंगी। बातचीत के दौरान जीन नूर की शख्सियत में आए बदलाव से चौंक गई थी। हालांकि नूर हमेशा से परेशान रहने वाली और जल्दी ही परेशान हो उठने वाली व्यक्ति रही थी, लेकिन जीन ने उन्हें इस रूप में कभी नहीं देखा था। सुबह नाश्ते के बाद नूर उठ खड़ी हुई और बोली, मैं अब जा रही हूँ, और इतना कहकर उन्होंने जीन को गले लगाकर चूम लिया। ये आखिरी मौका था जब जीन ने अपने इस दोस्त को देखा था। लंबे समय तक वो ये ही मानकर चलती रहीं कि जब नूर ने कहा था कि उन्हें समुद्र पार जाना होगा तो इसका मतलब था कि उन्हें महासागर के पार किसी दूसरे महाद्वीप पर जाना था। उन्होंने नहीं सोचा था कि नूर महज चैनल के उस पार फ्रांस जा रही थी। 15 जून 1943 को नूर को वाफ से मुक्त कर दिया गया और अगले दिन वाफ में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में मानद अधिकारी का पद प्रदान कर दिया गया। इस सेवा में अधिकारी पद का इंटरव्यू दिए उन्हें लगभग 1 साल हो चुका था। वही इंटरव्यू जिसमें उन्होंने भावप्रवण ढंग से हिंदुस्तान की स्वाधीनता के बारे में बात की थी और उस पद को हासिल करने का अवसर लगभग गंवा दिया था। लेकिन ज़िंदगी ने एक अलग ही दिशा ले ली थी। अब उन्हें अधिकारी का मानद पद प्रदान किया गया था और राजा तथा देश की खातिर एक खतरनाक मुहिम पर भेजा जा रहा था। 16 जून की दोपहर में वेरा एटिंकन्स में नूर को ऑर्चिड कोर्ट में एक खुली कार में बैठाया गया। स्टेट की इस कार को एसोई मुर्दा गाड़ी के नाम से पुकारती थी। वे यात्रा करती हुई सक्सेक्स के देहाती इलाके में पहुंची, जहां गर्मी का मौसम मधुमालती की लताओं तथा गुलबहार से अपने पूरे शबाब पर था। पूरी यात्रा के दौरान नूर लगभग चुप रहीं। वेरा एटिंकन्स ने देखा कि नूर के चेहरे पर शांति का भाव था
और होठों पर अधखिली मुस्कुराहट बैठी हुई थी। उन्हें हमेशा लग रहा था कि नूर बहुत आत्मनिर्भर थी और उन्हें असंसारिक किस्म का आदर्शवाद था। जब वो ससेक्स में टैंगमेयर पहुंची तो लगभग शाम होने को थी। वे रैफ स्टेशन के मुख्य द्वार के सामने सजावटी आइवी लता से ढके एक छोटे से बंगले के सामने रुक गईं। वो आंशिक रूप से ऊंची ऊंची बाड़ों के पीछे छुपा था और सड़क से बमुश्किल ही दिखाई देता था। हालांकि वो गर्मी की शाम थी, तब भी उसके सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थे और वहाँ लगभग डरावनी खामोशी छाई थी। लेकिन जब वो दोनों युवतियां अंदर दाखिल हुईं तो उन्होंने पाया कि हॉल धुएं से भरा हुआ था और पुरुषों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। निचली दुछत्ती और मोटी दीवारों वाले टैंगमेयर का ये बंगला 17वीं सदी का मकान था। उसकी निचली मंजिल पर 2 बैठक कक्ष थे और एक रसोई थी। इनमें से एक बैठक कक्ष का इस्तेमाल चालक दल के लिए ऑपरेशंस रूम की तरह किया जाता था। कमरे में एक मेज़ और एक मैप चेस्ट रखे हुए थे और दीवार पर फ्रांस का एक बहुत बड़ा नक्शा टंगा हुआ था। एक साधारण टेलीफोन लाइन भी थी और गोपनीय बातचीत के लिए एक स्क्रैम्बलर फ़ोन भी था। दूसरे बैठक कक्ष का इस्तेमाल डाइनिंग रूम की तरह किया जाता था और उसमें 2 लंबी ड्रेसर टेबल्स थीं, जहां जासूस और पायलट रवाना होने से पहले अक्सर रात का आखिरी भोजन करते थे। विदाई के मैत्रीपूर्ण रात्रि भोज के बाद वेराटिंकन्स नूर को ऊपर के कमरे में ले गईं। वहाँ एक कुर्सी पर रिमार्केबल वीमन नामक एक पुस्तक रखा हुआ था। ये एक उपन्यास था। नूर ने कहा था, मर्दों को शायद असाधारण रिमार्केबल स्त्रियों के बारे में पढ़ने में आनंद आता है। वेराटिंकन्स ने जवाब दिया था, मुमकिन है एक दिन कोई सबसे ज़्यादा असाधारण स्त्री के बारे में पुस्तक लिखे। फिर उन्होंने खुद को जवाब देते हुए कहा, वो पुस्तक तब लिखनी होगी जब ये लड़कियां अपना काम कर चुकी होंगी। नूर तैयार होने लगी। उन्होंने अपना हरा ऑयल स्किन कोट पहन लिया। उनके हैंडबैग में फ्रांसीसी पहचान पत्र, राशन कार्ड और उनकी वेबले पिस्तौल थी। उनका बाकी सामान, रेडियो, कपड़े और निजी सामान अलग से पैराशूट के माध्यम से उतारे जाने वाला था, ताकि वो सामान उन्हें ढूंढना न पड़े। पिस्तौल ले जाने की ज़रूरत उन्हें इसलिए थी ताकि अगर उनके विमान से उतरते ही उन पर घात लगाकर हमला किया जाए तो वो उसका इस्तेमाल कर सकें। वेराटिंकन्स ने जेबों के आखिरी मिनट की रस्मी तलाशी ली कि कहीं उनके पास कोई अंग्रेज़ी सिगरेट, अंग्रेज़ी बस टिकट या अंग्रेज़ी मुद्रा जैसी कोई चीज़ तो नहीं रह गई थी जिससे भेद खुलने पर जासूस का जीवन जोखिम में पड़ जाता। तैयार होते ही नूर ने वेरा एटिंकन्स के सूट पर चांदी के रंग का एक परिंदा देखा और कहा, कितना सुंदर है, आप कैसे हमेशा स्मार्ट बनी रह पाती हैं। उन्हें लगा कि वो खुद निस्संदेह सादा दिखाई देती हैं। वेरा ने वो परिंदा निकाला और नूर के कोट के कॉलर पर टांग दिया। जब नूर ने मना किया तो उन्होंने कहा, छोटा सा परिंदा है, ये तुम्हारे सौभाग्य का कारण बनेगा। जल्दी ही दरवाजे पर दस्तक हुई, जो इस बात का संकेत थी कि जाने का समय आ चुका था। आसमान में पूनम का चांद जगमगा रहा था। उन्हें हवाई पट्टी तक ले जाने के लिए एक बड़ी फोर्ड कार इंतजार कर रही थी। वहाँ रात के आसमान की पृष्ठभूमि में 2 लाइसेंडर विमानों की छाया दिखाई दे रही थी, जो अपने यात्रियों का इंतज़ार कर रहे थे। नूर रात के अंधेरे में निकली और अंग्रेज़ों की ज़मीन पर आखिरी बार चल पड़ी। उन्हें लगा जैसे वो फ्रांसीसियों से किया गया अपना वादा निभा रही थी। वो लौट रही थी। उस शाम फ्रांस में इंतज़ार करते जासूसों को बीबीसी की फ्रांसीसी सेवा के एक मनोरंजन कार्यक्रम के बीच में संदेश प्राप्त हुआ। उसमें कहा गया था, चमेली अपनी बांसुरी बजा रही है। ये एक संकेत था जो उन्हें वहां पहुंच रहे जासूसों के लिए तैयार रहने को कह रहा था। सर्किट में प्रवेश। 16-17 जून की रात को 2 लाइसेंडर विमान जासूसों को लेकर टैंगमेयर से उड़ान भरकर फ्रांस में उतरने वाले थे। पायलट युद्ध क्षेत्र में जा रहे जासूसों को जो के नाम से और लाइसेंडरों को प्यार से लिजी कहकर पुकारते थे। उस रात पायलट बने राय मिल्स और जेम्स मैकेंसर, जिन्हें आमतौर से मैक के नाम से जाना जाता था, ड्यूटी पर थे। राय मिल्स नूर का लाइसेंडर उड़ा रहे थे। उनकी सहयात्री थी सेसिली ड्रेफर्थ, जो फ्रांस में कुरियर के रूप में उतरने वाली थी। सेसिली और नूर दोनों की ट्रेनिंग वानबरो मैनर में साथ साथ हुई थी। दूसरा लाइसेंडर मैक द्वारा उड़ाया जा रहा था। उसमें डायना रोडिन, वो भी कुरियर थी, और मोंक सर्किट के संयोजक चार्ल्स स्केपर सवार थे, जो दक्षिण फ्रांस में मैक्सेल के निकट सक्रिय थे। नूर इस कवायद का अभ्यास कई बार कर चुकी थी। राय मिल्स के अति संक्षिप्त अभिवादन के बाद पायलटों को जासूसों के नाम नहीं बताए गए थे।
वे छोटी सी सीढ़ियाँ चढ़कर विमान में पहुंची। सेसिली उनके पीछे थी। राइमिल्स ने उन्हें लकड़ी की कुर्सियों के नीचे उनके बैग रखने की जगह दिखाई। उन्हें उनके हेलमेट को इंटरकॉम में प्लग करने और माइक्रोफोन को चालू और बंद करने के तरीके समझाए। इसके बाद वो अपने कॉकपिट में चले गए, उसकी रूफ को बंद किया, इंजन को चालू किया और चल पड़े। फ्रांस में एसओई के सर्किट 3 भूमिकाएं निभाते थे: संयोजक, कुरियर और रेडियो ऑपरेटर। संयोजक सर्किट का मुखिया होता था। कुरियर का काम संयोजक और उसके संपर्क सूत्रों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करना था और रेडियो ऑपरेटर उनके संदेशों को प्रधान ऑफिस को भेजता था। रेडियो ऑपरेटर बेकर स्ट्रीट और सर्किट के बीच एकमात्र संपर्क सूत्र था और सारी अहम सूचनाएं उसी की मार्फत जाती थी। जर्मन जानते थे अगर वो किसी सर्किट के रेडियो ऑपरेटर को पकड़ ले तो बाकी सारे लोग आसानी से उनके हाथ लग जाएंगे। नूर पहली महिला रेडियो ऑपरेटर थी जिन्होंने कब्जे वाले फ्रांस में उड़ान भरी थी। इसके पहले जिन महिलाओं को वहां पहुंचाया गया था वो वहां कुरियर के रूप में गई थीं। रेडियो ऑपरेटरों की गंभीर कमी का ही नतीजा था कि महिलाओं को भी इस क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जा रही थी। महिलाओं को दक्ष वायरलेस ऑपरेटर माना जाता था क्योंकि वो बुनने यानी कि निटिंग में निपुण होती थीं और संदेश भेजने कीइंग के मामले में पुरुषों के मुकाबले महारत हासिल कर सकती थीं। लेकिन रेडियो का गुप्त कार्य साधारण रेडियो प्रसारण से बहुत अलग था। युद्ध क्षेत्र में रेडियो ऑपरेटर्स का काम सबसे ज़्यादा खतरनाक होता था क्योंकि इसमें पकड़े जाने की आशंका बहुत ज़्यादा थी। 1943 तक जब नूर को फ्रांस भेजा गया था, एसओई ने मात्र मुट्ठी भर रेडियो ऑपरेटर को ट्रेनिंग दी थी। यहाँ तक कि अपनी पराकाष्ठा पर भी टेम पार्क का एसटीएस 52 महीने में मात्र 16 से 18 ट्रेंड ऑपरेटर्स को तैयार कर पाता था। रेडियो ऑपरेटर्स के गिरफ्तार होने की बहुत ज़्यादा आशंका होती थी क्योंकि उन्हें ज़्यादातर समय अपने वायरलेस सेट के साथ लिए रहना पड़ता था और अगर उन्हें रोककर उनसे पूछताछ की जाती थी तो उन्हें अपने इस आपराधिक सबूत की सफाई देनी होती थी। पेरिस के इलाके में होने की वजह से नूर खास तौर से जोखिम की स्थिति में पड़ने वाली थी क्योंकि उन्हें मेट्रो का इस्तेमाल करना पड़ता था और गेस्टापो हर बार स्टेशन बदलने पर अक्सर जांच करती थी। एसओई के आकलन के मुताबिक युद्ध क्षेत्र में रेडियो ऑपरेटर का औसत जीवन काल 6 सप्ताह का था। इसके बावजूद एसओई को उन्हें फ्रांस भेजते रहना ज़रूरी था क्योंकि उनके बिना गुप्तचर लंदन के साथ बातचीत जारी नहीं रख सकते थे। उस रात उड़ान भर रहे सारे गुप्तचर अभिशप्त थे। डायना रोडिन नसवाइला कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मारी जाने वाली थी। सेसिली लेफर्थ रेवेंसब्रग कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मारी जाने वाली थी और नूर दखाऊ में। चार्ल्स केपर की मृत्यु भी जर्मनी में होने वाली थी। युद्ध के बाद इन पायलट्स को उस रात उनके विमानों में सवार इन 3 महिलाओं की नियति के बारे में जानकर गहरा धक्का लगा था। उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उस दिन के भरपूर रात्रि भोजन के बाद जो प्रफुल्लित पार्टी टेंगमेयर से रवाना हुई थी उसके सारे लोग मौत की ओर उड़े जा रहे थे। वेरा टिंकिंस ने याद करते हुए कहा था कि वो सब साहसपूर्वक यात्रा पर निकली थी और घबराहट का जो एकमात्र संकेत उन्हें मिला था वो अंधेरे में हल्की सी कांपती हुई एक सिगरेट थी जो तीनों में से किसी भी एक लड़की की हो सकती थी। लेकिन उस क्षण से वो सब जोश से भरी थी और अपनी आने वाली मुहिम का इंतज़ार कर रही थी। राइमिल्स को अपने यात्रियों की अच्छी तरह याद थी। उन्होंने कहा था कि सेसिली लेफर्थ किसी विकल की पत्नी जैसी लग रही थी जिनकी फ्रांसीसी बहुत अच्छे स्तर की प्रतीत नहीं होती थी। उन्हें नूर का ऑयल स्किन कोट भी याद था। उड़ान के दौरान वो अपने ट्रांसमीटर बंद करना भूल गए थे। मैक ने याद करते हुए कहा था, जैसे ही लाइसेंडर ने चांदनी से जगमगाते साफ आसमान में उड़ान भरी, अपने विमान में सवार यात्रियों से बतियाते राइमिल्स की आवाज़ अगले विमान में सुनाई दे रही थी। जैसे उन्होंने चैनल को पार किया, मैक को राइमिल्स की आवाज़ सुनाई दी जो कह रहे थे, अब मैडम, हम आपके खूबसूरत मुल्क की ओर बढ़ रहे हैं। चांदनी में वो खूबसूरत दिख रहा है ना? कोमल और एक एक शब्द पर बल देते स्वर में जवाब आया, हाँ, मुझे लगता है ये अलौकिक है। वहाँ वो कौन सा शहर दिख रहा है? मैक सोच रहे थे। वायु तरंगों पर नज़र रखने वाली जर्मन की खुफिया सेवा ने भी इस बातचीत को सुना होगा। काला दाग, उन्होंने सोचा। अपने लाइसेंडर के तंग दायरे में बंद नूर और सेसिली नीचे फैले नगर की ओर देख रही थी। फ्रांस की उड़ान दूरी के मुताबिक 2 से 6 घंटे तक का समय लेती थी। लाइसेंडर सबसे लोकप्रिय विमान थे जिनसे गुप्तचरों को फ्रांस में उतारा जाता था।
लाइसेंडर विमानों का प्रभार रैफ की 161 सैन्य टुकड़ी के पास था और युद्ध के दौरान यही विमान ज़्यादातर जासूसों को फ्रांस ले जाया करते थे। एसओई के पास 2 हवाई पट्टियाँ थीं। इसमें मुख्य था कैम्ब्रिज के पश्चिम में टेम्स फोर्ड में स्थित स्पेशल ड्यूटी एयरफील्ड, जिसे सावधानी के साथ छुपाकर रखा गया था। दूसरी हवाई पट्टी चिचेस्टर के करीब टेंगमेयर में थी, जो लाइसेंडर के पायलटों की पसंदीदा थी क्योंकि वो इंग्लिश चैनल के ज़्यादा करीब थी और वो यहाँ से फ्रांस में ज़्यादा बड़ी घुसपैठ कर सकते थे। लाइसेंडर विमान खतरनाक मुहिमों के लिए आदर्श थे। एक इंजन वाला ये विमान 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धीरे धीरे चलता था। ये जर्मन लड़ाकू विमान की रफ्तार से आधी थी, जो इससे दोगुनी रफ्तार से उड़ता था और लिजी को लक्ष्य नहीं करता था। वो उतरने से पहले ज़मीन के एकदम करीब भी उड़ता रह सकता था। लाइसेंडर 8000 फुट की ऊंचाई पर उड़ते थे। चूँकि उन्हें दिन की रोशनी में उड़ाना खतरनाक था, क्योंकि उन्हें आसानी से देखा जा सकता था, इसलिए वो आमतौर से पूर्णिमा की रात में उड़ाए जाते थे। शुरू में ये विमान काले रंग से पुते होते थे, लेकिन पाया गया कि उन्हें चांदनी में नहाए आकाश में आसानी से देखा जा सकता था, इसलिए बाद के विमानों के ऊपरी आधे हिस्से को नीले और हरे रंग में रंगा जाने लगा। लाइसेंडर इसलिए भी उपयोगी थे कि वो कीचड़ भरे मैदानों और छोटी से छोटी हवाई पट्टियों पर भी उतर सकते थे। विमान द्वारा ज़मीन पर बिताए जाने वाले समय को कम करने के लिए लाइसेंडर की बगल में छोटी सी सीढ़ी फिट होती थी, ताकि जासूस कम से कम समय में विमान में आवाजाही कर सकें। लाइसेंडर पायलट के अलावा आसानी से 2 यात्रियों को, बहुत ज़रूरी होने पर 3 यात्रियों को और संकट की घड़ी में 4 यात्रियों को ले जा सकते थे। अगर तीसरा यात्री होता था तो उसे फर्श पर बैठना होता था। युद्ध के दौरान लाइसेंडर ने 100 से ज़्यादा उड़ानें भरी थीं, जिनमें से वो तो 250 यात्रियों को ले गए थे और लगभग 450 यात्रियों को लेकर आए थे। जल्दी ही उतरने का वक्त आ गया। उल्टे एल के जाने पहचाने संकेत और कौंधते हुए मोर्स कोड के ने पायलटों का हवाई पट्टी की ओर मार्गदर्शन किया। लाइसेंडर के लैंडिंग कोड का अच्छी तरह पूर्वाभ्यास कर दिया गया था। 3 टॉर्चें, जो हवा में एल की उल्टी आकृति जैसी लगती थीं, प्रकाशित मार्ग की रचना करती थीं, जिससे विमान का मार्गदर्शन होता था। इसके बाद मोर्स कोड कौंधता था, जिसका विशिष्ट होना ज़रूरी होता था, जिसकी उम्मीद पायलट करता था। अगर पूर्व निर्धारित मोर्स कोड नहीं कौंधता था तो पायलट को निर्देश थे कि वो तेज़ी से मुड़े और लौट पड़े। उसे किसी भी परिस्थिति में उतरना नहीं होता था। खासतौर से लुआख घाटी में ये खूबसूरत चांदनी रात थी, जब नूर और उनके साथी वहाँ उतरे। जहाँ विमान उतरा था वहाँ हवाई क्षेत्र से 5.25 किलोमीटर दक्षिण में औंजी के उत्तर पूर्व में था। ये स्थल विल्वेक से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर साख्त और लुआख नदी के संगम से बहुत ऊपर नहीं था। लाइसेंडर रुका और सेसिली उससे उतर गई। नूर विमान में ही बनी रही। उन्होंने सेसिली का सामान उतारने और फिर लौटने के इंतज़ार में खड़े दूसरे यात्रियों का सामान लेकर उन्हें यथास्थान रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसके बाद ही उन्हें विमान की छोटी सी सीढ़ी के सहारे नीचे उतरना था। इस कवायद का अच्छी तरह अभ्यास कर लिया गया था, जिसका उद्देश्य कम से कम समय खर्च करना था। इस डबल लाइसेंडर ऑपरेशन में दोनों विमानों से यात्रियों को उतारने तथा उनमें दूसरे यात्रियों को सवार करने में 20 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना था, ताकि जर्मनों को उनका सुराग ना मिल पाए या वे उनका पीछा ना कर पाए। लेकिन जर्मनों को संभवतः इस उड़ान की जानकारी थी। नूर और उनके साथियों की मुलाकात गुप्तचर आंगी देरिको से हुई, जो एफ सेक्शन के हवाई गतिविधियों के अधिकारी थे और बाद में जिनके डबल एजेंट होने की पुष्टि हुई थी। उनके साथ 5 यात्री थे, जो इंग्लैंड वापस ले जाए जाने का इंतज़ार कर रहे थे। उनमें 3 राजनीतिक शख्सियतें, मैडम पीएक ब्लॉक, पीएम लेजेन और विक जैक्सो, और एफ सेक्शन को संचालित करने वाले 2 गुप्तचर, जैक एक्जावियो और उनकी पत्नी फ्रांसीना शामिल थीं। वे लौटने वाले यात्री फ़ौरन विमान में सवार हुए, जिसके बाद लाइसेंडर मुड़ा और थोड़ी सी देर दौड़ने के बाद उड़ गया। इंग्लैंड से जोड़ने वाला आखिरी सूत्र टूट चुका था। नूर और उनके साथी दुश्मन के इलाके में अकेले खड़े थे। जिस जगह विमान उतरा था उस जगह को जल्दी से जल्दी खाली करना ज़रूरी था। ऑगी देरिको और उनके असिस्टेंट गैमी क्लेमो आगंतुक गुप्तचरों के लिए साइकिलों लिए हुए इंतज़ार कर रहे थे। स्केपर और सेसिली लेफर्थ एक साथ दक्षिण की ओर रवाना हो गए। डायना रोडेन जूहा पर्वत के करीब डीजो के दक्षिण पूर्व के अपने पति की ओर रवाना हो गई। नूर ने जल्दी से अपनी पिस्तौल वही मैदान में दफना दी, चूँकि उनकी तलाशी लिए जाने की स्थिति में पिस्तौल उन्हें फंसा सकती थी।
इसलिए उन्हें सामान्य तौर पर पिस्तौल रखने की इजाज़त नहीं थी। वो अपनी साइकिल पर सवार हुई और सबसे करीब के रेलवे स्टेशन आंजे की दिशा में चल पड़ी। उन्हें पेरिस जाना था, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक इलाका था। गेमी क्लेमो को स्वतंत्र रूप से रवाना होकर नूर से स्टेशन पर मिलना था। हालांकि इन दोनों को सावधानी के तौर पर अलग अलग कंपार्टमेंट्स में सफ़र करना था। नूर ने लंदन से मिले निर्देशों को याद कर रखा था। उन्हें 40 गुई एग्जाले पेरिस 16वीं यानी कि 8वीं मंजिल पर लिफ्ट के दरवाजे के सामने एमिल ओंगी गैंगी के मकान में जाना था। उनका पासवर्ड था जे विया दे ला पह दे वाक्त अमी अंत वॉन पूक दे नोवेल और सूजे दे ला सोशियते ओम बेंतिया। मैं बिल्डिंग सोसाइटी का समाचार जानने अब आपके दोस्त एंटनी की ओर से आई हूँ। और जिसका जवाब था एला पुस्ताफ अफेगे आकूक, काम चालू है। नूर को मेरे निर्देशों के मुताबिक उन्हें ले मो इलाके में वायरलेस ऑपरेटर के रूप में काम करना था। उनका सर्किट सिनेमा था, जो कि फ्रांसिस स्यूटिल के निर्देशन में सक्रिय प्रॉस्पर सर्किट का सब सर्किट था। 1910 में लील में जन्मे बैरिस्टर स्यूटिल अंग्रेज़ पिता और फ्रांसीसी माँ के बेटे थे। वो अच्छी फ्रांसीसी बोलते थे और नेतृत्व की अच्छी क्षमताएं रखने वाले एक आदर्शवादी थे। उनका काम पेरिस में और उसके आसपास एक सक्रिय सर्किट तैयार करना था। स्यूटिल, जिनका कूट नाम प्रॉस्पर था, को 1-2 अक्टूबर 1942 की रात को पैराशूट की मदद से वांधूम के करीब उतारा गया था। उनके पहले उनका रास्ता तैयार करने के लिए उनके कुरियर अदम्य फ्रांसीसी युवती आंद्रे बोहेल, कूट नाम डेनिस, पहुंची थी, जिन्हें 24-25 सितंबर को पेरिस के करीब पैराशूट से उतारा गया था। एक महीने बाद उनका वायरलेस ऑपरेटर गिलबर्ट नॉर्मन, कूट नाम ऑक्शम्बे, टूक के करीब पैराशूट से उतरा था। अब स्यूटिल के प्रॉस्पर सर्किट में संयोजक के रूप में उनके अलावा उनके कुरियर आंद्रे बोहेल, उनके रेडियो ऑपरेटर गिलबर्ट नॉर्मन शामिल थे। इस सर्किट का विस्तार इतनी तेज़ी से हुआ था कि जल्दी ही उनकी मदद के लिए एक और रेडियो ऑपरेटर जैक एक्जावियो, कूट नाम मक्सेल, को बुलाया गया, जो सैंग घाटी में पैराशूट से उतरे थे। एग्जावियो की पत्नी फ्रांसिना, जिनका कूट नाम मख देरितो था, उनकी कुरियर की भूमिका निभाती थी। स्यूटिल के विस्तृत सर्किट में जीन एप्स, जिनका कूट नाम टोमास, भी शामिल था, जो उनके लेफ्टिनेंट बन गए थे। स्यूटिल की पहली संपर्क सूत्र थी जमेन तोम्बो, कूट नाम अनेत, जो अपनी बहन मैदलिन के साथ साथ कई सर्किट के लिए काम करती थी। ये सर्किट कुख्यात रूप से असुरक्षित था। जर्मेन ने स्यूटिल का परिचय कई लोगों से कराया था, जिनमें गिरनियो स्थित कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के प्रोफेसर अल्फ्रेड बालोचोवेस्की, कूट नाम सेक्स, जो बाद में व्यवसाय गिरनियो क्षेत्र के अध्यक्ष बन गए थे, और अखमेल ग्रेन, कूट नाम गास्पर, शामिल थे। अखमेल ग्रेन स्यूटिल के लेफ्टिनेंट भी बन गए थे। स्यूटिल आंद्रे बोहेल पर बहुत निर्भर था, जिन्होंने एफ सेक्शन से ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड आने और फिर सर्विस के लिए फ्रांस लौटने से पहले फ्रांसीसी प्रतिरोध आंदोलन के लिए काम किया था। वो एक साहसी महिला थी, जो शुरुआती महीनों में स्यूटिल की मदद करते हुए उनके साथ उनकी बहन बनकर तमाम जगहों पर घूमी थी। स्यूटिल ने फ्रांस के कई वामपंथियों के साथ संपर्क विकसित किए और सर्किट को तेजी के साथ विस्तार देते हुए कई सब सर्किट तैयार किए, लेकिन तोम्बो बहनों के साथ स्यूटिल का संपर्क उनके लिए शुरू से ही खतरा बना रहा। एफ सेक्शन के 10 गुप्तचर फ्रांस आंतेल में कूट नाम ग्रेनो, प्रॉस्पर सर्किट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। आंतेल में को मुख्य भूभाग पर आक्रमण से पहले अलाइड एक्सपीडिशनरी फोर्स के लिए पैसे और भोजन की आपूर्ति का इंतजाम करने और फ्रांसीसियों के मनोबल तथा संगठनात्मक क्षमताओं के बारे में खुफिया जानकारी भेजने की विशेष मुहिम पर फ्रांस भेजा गया था। अंतेल्मे को दिए गए निर्देशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गौलवादियों से इतर या उनके विरोधी प्रतिरोधी आंदोलनकारियों के संपर्क में रहना और उनकी संभावित महत्वपूर्ण भूमिकाओं का पता लगाना था। सारे प्रॉस्पर सर्किट और सब सर्किट पैसों के लिए अंतेल्मे से संपर्क करते थे। ये वही थे जिन्होंने प्रॉस्पर की मदद करने तथा सब सर्किट सिनेमा या फोनो, जहां नूर को हाजिरी देनी थी, स्थापित करने के लिए ऑगी गैरी को नियुक्त किया था। अंतेल्मे प्रॉस्पर और सिनेमा मंडलियों के साथ और बाद में नूर के साथ काम करने वाले थे। गैर फ्रांसीसी थे, जिन्हें इंग्लैंड के एफ सेक्शन द्वारा ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। उन्हें सर्किट नाम सिनेमा स्यूटिल ने दिया था,
क्योंकि वो अभिनेता गैरी कूपर जैसे दिखते थे। एफ सेक्शन इस मजाक से खुश नहीं था, इसलिए उन्होंने सर्किट का नाम बदलकर फोनो कर दिया था। गैरी प्रॉस्पर के लिए एगेलुआक और साख्त, पेरिस के दक्षिण पश्चिम में स्थित, जिसका ऑफिस लेमो में था, विभागों में काम कर रहे थे। नूर को उनके अति आवश्यक रेडियो ऑपरेटर के रूप में काम करने भेजा गया था। प्रॉस्पर सर्किट के 3 सदस्य पेरिस में रहते थे, लेकिन वे गिरनियों के इकॉल नेशनल दे एग्रीकल्चर को अपने अड्डे के रूप में इस्तेमाल करते थे। ये वैक्साइल के उत्तर पश्चिम में कृषि का प्रसिद्ध कॉलेज था। प्रॉस्पर के साथ घनिष्ठ रूप से मिलकर काम करने वाले एक और सर्किट था सैटरिस्ट, जिसके प्रमुख थे 29 वर्षीय मूर्तिकार ऑक्टाव सीमो, जो प्रतिरोध आंदोलन में सक्रिय रहे थे। सीमो को आंतेल्मे ने नौकरी पर रखा था और उन्होंने स्थानीय किसानों, उनके बेटों और गेम कीपर के साथ मिलकर एक रिसेप्शन कमेटी तैयार की थी। आंतेल्मे ने उनका परिचय आर्तियो दे मोंतालेबे से भी करवाया था। मोंतालेबेंक काउंट थे, जिन्होंने अपनी जागीर में हथियार गिराने जाने की इजाज़त दे दी थी। लेमो के स्टेशन मास्टर दुतिएल के सर्किट में शामिल कर लिया गया था और वे तीनों लेमो क्षेत्र में रहकर काम करते थे, जहां वो अक्सर स्यूटिल के लिए हथियारों को गिराए जाने में समन्वय करते थे। प्रॉस्पर का एक और सब सर्किट था जगलर, जिसके मुखिया थे जिया वॉर्म्स, कूट नाम रॉबिन। वो भी प्रतिरोध आंदोलन के साथ रहे थे। उनके सहयोगी थे जैक वेल और गैस्तन कोएन, जो उनके वायरलेस ऑपरेटर थे। इन लोगों ने शैलों के आसपास तोड़फोड़ करने वाले समूह संगठित किए थे और कुछ रेलगाड़ियों को पटरियों से उतारने में कामयाबी हासिल की थी। साइथ में ही बटलर नामक सब सर्किट भी था, जिसके मुखिया थे फ्रांसुआ बुगेनेक, कूट नाम मैक्स। उनके वायरलेस ऑपरेटर थे मैक्सेल रूसे, कूट नाम लियोपोल्ड, और कुरियर थे मैक्सेल फॉक्स, कूट नाम अर्नेस्ट। प्रॉस्पर के साथ काम करने वाला एक और सर्किट था चेस्टनट, जिसमें तीनों रेसिंग ड्राइवर शामिल थे, चार्ल्स ग्रोवर विलियम्स, रोबेक बेनुआ और जिया पियक विमेल। 1920 के दशक के उत्तरार्ध में विश्व मोटर रेसिंग चैंपियन बेनुआ पेरिस में बुगेती के निर्देशक थे। उनके पास ऑफगाजीस में एक बड़ी देहाती जागीर थी और वे फोके दे हम्बुए के पास के मैदानों में रिसेप्शंस का आयोजन करते थे। गोबेक बेनुआ के लिए बुगेती का एक ट्रक उपलब्ध था और रात के समय ट्रक चलाने की इजाज़त मिली हुई थी, जिससे उन्हें हथियारों को ढोने और फिर उन्हें अपनी देहाती ज़मीन में छुपाने में मदद मिलती थी। इनकी पत्नियां रिसेप्शन में मदद करती थीं। उनके रेडियो ऑपरेटर थे गोबेक दाउलेन, कूट नाम अशील, जो पोंतुआज के पास के एक बड़े मकान से प्रसारण करते थे। प्रॉस्पर के साथ काम करने वाले अन्य सर्किट्स में आंजे इलाके के अर्नेस्ट विकिसन एलेक्सा, छाड़ा संयोजित प्राइवेट नामक एक सब सर्किट, वाज पश्चिम, एग ईस्ट इलाके में जॉर्ज डार्लिंग ऑफ गिसोस द्वारा संयोजित एक समूह, और ऑगन इलाके में जिया मिशेल कौशी पॉल ऑफ फलेज द्वारा संयोजित एक समूह, आंद्रे लुआक इलाके में पिए क्लियोली अडोल्फ द्वारा संचालित एक समूह, जिसमें इवानो हुंदेला जैकलीन कुरियर के रूप में काम करती थी, और सेनेवाज में अखमेल गन गैस्पाख द्वारा संयोजित एक समूह शामिल थे। आंगेदेरिको और उनके कुरियर जूलियन एस नेम्र द्वारा संचालित फारियर और बोगदू क्षेत्र के क्रोध दे बेसाख डेविड द्वारा संचालित साइंटिस्ट भी प्रॉस्पर के निकट संपर्क में रहकर काम करती थी। जून 1943 में नूर के वहां पहुंचने के समय तक प्रॉस्पर सर्किट और उसके सब सर्किट पेरिस के आसपास बहुत बड़ी शक्ति में बदल चुके थे और उनका विस्तार लेमो, ओंगलियां और बोवे तक हो चुका था। प्रॉस्पर ने मार्च 1943 में चेंजी पावर स्टेशन में तोड़फोड़ का षड्यंत्र रचा था, जिसमें इग्यूजा, शेविली, एपिन और फाख्त की पावर लाइनें निष्क्रिय हो गई थीं। इस सर्किट को 1000 लीटर पेट्रोल को नष्ट करने तथा ओंगलियां पेरिस लाइन पर दुश्मन की मालगाड़ी पर कारगर हमला करने का श्रेय भी जाता है। अप्रैल 1943 में स्यूटिल और उनके समूह ने तोड़फोड़ की 63 कार्यवाही की थी। ट्रेनों को पटरियों से उतारना, 43 जर्मनियों की हत्या करना, 110 जर्मनों को घायल करना। जून 1943 तक सर्किट ने 12 विभागों को अपने दायरे में ले लिया था। उसके पास 33 ड्रॉपिंग ग्राउंड, जहां पैराशूट से सामान और आदमियों को उतारा जाता है, थे। उसने स्टोर्स के 254 कंटेनर प्राप्त किए थे। अकेले जून में उसने 190 कंटेनर प्राप्त किए थे और अन्य भी हमले संभावित थे।
प्रॉस्पर सर्किट के अपने शिखर पर होने का यही वो समय था जब नूर से सिनेमा नामक सब सर्किट में शामिल होने को कहा गया था। सिनेमा के साथ संपर्क स्थापित करते ही उन्हें बेकर स्ट्रीट को अपना डाक का पता भेजना ज़रूरी था, ताकि उनके साथ वायरलेस संपर्क विफल होने की स्थिति में संपर्क किया जा सके। उन्हें एसओई को अपने गुप्त अड्डे का पता भेजना भी ज़रूरी था। अगर वे मुश्किल में पड़ जाती तो उन्हें उस गुप्त अड्डे पर जाना होता और सांकेतिक ज़बान में लिखे गए खत या कार्ड की मार्फत लंदन को परिस्थितियों के बारे में सूचित करना होता। तब उन्हें वहाँ से उबारने के लिए उनके गुप्त अड्डे पर संपर्क किया जाता। किसी मुश्किल स्थिति में पड़ जाने पर लंदन से संपर्क करने के सिलसिले में नूर को इंग्लैंड से रवाना होने से पहले विस्तार पूर्वक निर्देश दिए गए थे। अगर अप्रत्याशित परिस्थितियों की वजह से उनका सर्किट सिनेमा नष्ट हो जाता तो उन्हें इस बारे में लंदन को तत्काल सूचित करना और आगामी आदेशों की प्रतीक्षा करना जरूरी था। उन्हें अपने गुप्त अड्डे का पता प्लेफेयर का इस्तेमाल करते हुए सांकेतिक ज़बान पर लिखकर ऑफिस को भेजना आवश्यक था। अगर वो किसी वजह से अपने रेडियो का इस्तेमाल नहीं कर पाती तो उन्हें लिस्बन को एक पोस्ट कार्ड भेजना ज़रूरी था, जिसमें इबारत में अन या यून शब्द का इस्तेमाल किया गया होता। उन्हें इबारत के अंदर किसी जगह अपना नाम मैदलिन का जिक्र करना और मैदलिन का हवाला कुछ इस तरह देना ज़रूरी था जैसे वो फ्रांस में ना होकर पुर्तगाल में हो। पोस्ट कार्ड पर गुप्त अड्डे पर रह रहे किसी व्यक्ति के साइन होना बेहतर होता। पोस्ट कार्ड पर यह पता लिखा जाना था, मिस्टर लुइस अल्बर्तो पेरिस, खोया द लिब्रे गीत 220/20 और पुख्तो। अगर नूर अपना गुप्त अड्डा बदलती तो उन्हें फिर से लंदन को सूचित करना ज़रूरी था। अगर उन्हें यह सूचना पोस्ट कार्ड की मार्फत देना ज़रूरी होती तो उन्हें उसमें ड्यूक्स शब्द और सांकेतिक नाम मैदलिन का इस्तेमाल करना पड़ता। अगर उन्हें छुपने की ज़रूरत पड़ती तो उन्हें गुप्त अड्डे पर गई हूँ लिखकर संदेश भेजना होता। अगर उन्हें लिस्बन में पोस्ट कार्ड भेजना होता तो उन्हें इबारत में ट्रॉयस शब्द साथ ही सांकेतिक नाम मैदलिन का इस्तेमाल करना पड़ता। अगर एसओई का कोई गुप्तचर उनसे मिलने उनके अड्डे पर आता और उसे मकान मालिक से पूछना पड़ता, क्या मैं औरा की बेटी जीन मैरी से मिल सकता हूँ, तो मकान मालिक जवाब देता, क्या आपका मतलब बेब से है। नूर को संकट की परिस्थितियों के लिए पेरिस का एक पता भी दिया गया था, जो एक पुस्तक विक्रेता का था, मैडम गोज 101 रू दे पासी, पेरिस 16E। अगर उन्हें इस पते पर संपर्क करना होता तो उन्हें पासवर्ड के तौर पर कहना होता, क्या आपको नई प्रतियां मिल गई हैं, जिसका जवाब होता, नहीं, सिर्फ सेकंड हैंड। अगर नूर मुश्किल में पड़ जाती और उससे बाहर निकलने का कोई और रास्ता ना होता तो उन्हें स्पेन के रास्ते भागना होता। उस सूरत में उन्हें एक पोस्ट कार्ड लिस्बन भेजना होता जिसमें क्वार्टरे शब्द का और सांकेतिक नाम मैदलिन का इस्तेमाल करना होता। स्पेन पहुंचने पर उन्हें बार्सिलोना स्थित ब्रिटिश दूतावास पहुंचना होता और अपना नाम इनायत खान बताना होता। उनके बारे में गढ़ा गया किस्सा ये होता कि वो BOSC की अधिकारी हैं जो दीएप हमले में फंस गई थीं। इस अत्यंत विस्तृत निर्देशों के साथ साथ नूर के रेडियो प्रसारण के अलग अलग समय, दूसरे निर्देश और उनके कोड भी थे। कविता की बजाय उन्हें एक शब्द योजना दी गई थी और उनके लिए नंबरिंग कर दी गई थी। उन्हें एक हल की गई कुंजी वर्कड आउट की दी गई थी, जिन्हें उन्हें कीज़ की अपनी सूची के सबसे ऊपर रखते हुए शुरुआत करनी थी और फिर आगे बढ़ते जाना था। उन्हें अपनी बाईं ओर की की का इस्तेमाल पहले ट्रांसपोजिशन के लिए और दाईं तरफ की का इस्तेमाल दूसरे ट्रांसपोजिशन के लिए करना था। कोडिंग लैंग्वेज में मूल भाषा में डिकोडिंग भी ठीक इसी तरह होनी थी। उनसे हर संकेत को क्रमबद्ध ढंग से याद रखने और संदेश को 100% सुरक्षित रखने की दृष्टि से हर की को इस्तेमाल करने के बाद उसे हटा देने के लिए कहा गया था। फ्रांस में बिताई गई अपनी पहली रात के दौरान नूर साफ तौर पर घबराई हुई थी। उनके सहचर गैमी क्लेमा, जिन्होंने उनके साथ उसी ट्रेन में, हालांकि सुरक्षा कारणों से अलग कंपार्टमेंट में यात्रा की थी, ने उन्हें आंजे स्टेशन पर नक्शे पर नज़रें गड़ाए हुए देखा था। वो पूरी तरह अपने में खोई हुई थी। उनका कहना था कि वो नूर की घबराहट से परेशान थे। हालांकि नूर पेरिस पहुंच गई थी और उन्होंने उसी शाम 40 एंग्लांजे स्ट्रीट पर संपर्क किया था। किसी वजह से नूर का ख्याल था कि उनका संपर्क किसी बुजुर्ग महिला से होने जा रहा था, इसलिए वो उसके लिए फूल लेकर आई थी। लेकिन जब फ्लैट का दरवाज़ा युवा आकर्षक गैरीन ने खोला तो वो आश्चर्य में पड़ गई। आखिरकार उन्होंने किसी तरह हकलाते हुए कहा था, वो मेरा ख्याल था कि आपको मेरे आने का इंतज़ार था।
गैरी, जो उनको पासवर्ड देने के लिए उनका इंतज़ार कर रहे थे, भी उतने ही हैरान हो गए थे। उन्होंने नूर से अंदर आने को कहा। बैठक में गैरी की प्रेमिका मक्ते देरी तो नेदो बैठी हुई थी। गैरी को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने नूर से अपनी प्रेमिका का परिचय करा दिया। नूर ने अभी भी अपना परिचय नहीं दिया था क्योंकि वो बुजुर्ग महिला का इंतज़ार कर रही थी। इसी बीच गैरी और उनकी प्रेमिका मन ही मन ये अटकलें लगा रही थी, क्या नूर ही लंदन से आई वो जासूस है जिसका उन्हें इंतज़ार था? उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो पासवर्ड का उच्चारण क्यों नहीं कर रही थी। चूँकि गैरी का पासवर्ड नूर के पासवर्ड का जवाब था, इसलिए गैरी उसे नहीं बोल रहे थे। ये प्रहसन कुछ देर जारी रहा। गैरी ने नूर से बैठने को कहा और सिगरेट पेश की। नूर ने सिगरेट ले ली। फिर गैरी ने यूं ही पूछ लिया, क्या आप लंदन से आई मेरी संपर्क सूत्र हैं? नूर ने बहुत ही नपे तुले ढंग से जवाब देते हुए गैरी को परखने की कोशिश की, लेकिन नूर अभी भी खुद को पेश करने के लिए उस बुजुर्ग महिला का ही इंतज़ार कर रही थी। उस युवा युगल को लेकर उनका ख्याल था कि वो शायद उस बुजुर्ग महिला के दोस्त होंगे और प्रतिरोध आंदोलन से संबंध रखते होंगे। अंततः मखदैरी तो क्षमा मांगते हुए कॉफ़ी बनाने उठ गई। उन्हें लगा कि हो सकता है उनकी मौजूदगी की वजह से नूर पासवर्ड देने में संकोच कर रही हो। जिस वक्त वो किचन में थी, उन्हें हंसी की आवाज़ सुनाई दी और तब वो समझ गई कि पासवर्ड का आदान प्रदान हो चुका था। नूर ने कुछ क्षण गैरी को जांचा परखा और फिर उन पर भरोसा करते हुए पासवर्ड बोल दिया। गैरी ने तुरंत जवाब दिया, जिसे सुनकर नूर को राहत मिली। इसके बाद नूर ने अपनी हिचकिचाहट की वजह बताई। वो मैं दरअसल यहाँ किसी बुजुर्ग महिला के मिलने की उम्मीद कर रही थी। गैरी जोर से हंस पड़े। उन्होंने अपनी प्रेमिका को बताया, बोले, ये फूल नूर मेरे जूड़े में बांधने के लिए खरीद कर लाई है। ये मनोरंजक प्रसंग समाप्त हुआ। फूल मखदेरी को भेंट कर दिए गए। नूर का तनाव कम हुआ। जल्दी ही मखदेरितो को पता चला कि नूर ने लंदन से रवाना होने के बाद पिछले 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था। उन्हें लंदन से एक राशन पुस्तिका मिली हुई थी, लेकिन उन्हें ठीक से पता नहीं था कि कूपनों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसलिए किसी तरह का संदेह जगाने के बजाय उन्होंने खाना ही नहीं खाया। जाहिर था कि ब्यूली की ट्रेनिंग ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि गुप्तचरों को ये बताने की भी ज़रूरत थी कि राशन पुस्तिकाओं का इस्तेमाल कैसे किया जाए। नूर ने रास्ते में केवल मिनरल वाटर की एक बोतल और अपने संपर्क सूत्र को भेंट करने के लिए फूल ही खरीदे थे। मखदेरी तो तुरंत ही नूर के लिए खाने को कुछ तैयार करने में व्यस्त हो गई। डिनर के दौरान गैरी ने नूर को सर्किट के बारे में बताया और ये भी कि वो कैसे उस पूरे क्षेत्र के मुखिया फ्रांसिस स्यूटिल के लिए काम करते हैं। गैरी के 2 आवासीय पते थे, एक पेरिस का और एक सख्त लेमो का। वे इन दोनों के बीच आते जाते रहते थे। उनके पास एक झूठा पहचान पत्र था जिसमें उन्हें पेरिस की इलेक्ट्रोकेमिकल कंपनी का इंजीनियर बताया गया था। मनुदेरी तो भी प्रतिरोध आंदोलन में सक्रिय थी और एफ सेक्शन के गुप्तचरों की मदद करती थी। वे खाद्य और कृषि विभाग के मंत्री मैक्स बोनाफू की सचिव थीं और उन्होंने आंतेल्मे को अपने मंत्रालय की ओर से वो बेहद ज़रूरी अधिकृत मिशन ऑर्डर उपलब्ध कराने में मदद की थी, जिसकी मदद से एक ऐसे समय में जब रेल यात्रा करना लगभग असंभव था, वो किसी भी ट्रेन से यात्रा कर सकते थे। नूर ने गैरी और मक्तेदेरितो को अपना गुप्त नाम मैदलिन बता दिया, जो उन्हें पहले से मालूम था। उन्होंने उन्हें अपना छद्म नाम जीन मैरी भी बता दिया। फ्रांस में वो इसी नाम का इस्तेमाल करने वाली थी। गैरी और उनकी प्रेयसी दोनों को ही नूर तुरंत ही पसंद आ गई। हालांकि उन लोगों का मानना था कि नूर इस तरह की खतरनाक मुहिम के लिहाज से बहुत कम उम्र की थी और जोखिम की स्थिति में थी। उन्होंने उन लोगों को बताया कि उन्हें अपनी माँ से विदा लेते हुए काफ़ी तकलीफ़ हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी माँ को मालूम नहीं कि वो कहाँ हैं। चूँकि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए गैरी और उनकी प्रेमिका ने उन्हें अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए आमंत्रित कर लिया। नूर अब पूरी तरह से थक चुकी थी और उन्होंने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन नूर ब्रिक लेयर सर्किट के प्रमुख आंतेल्मे से मिली, जो प्रॉस्पर के निकट संपर्क में रहकर काम करते थे। उनका गुप्त नाम था गैनो और छद्म नाम था अंथुआन वाची। वे मॉरिशस के रहने वाले थे। इस अधिकारी की उम्र 45 के आसपास थी। उनका कद लंबा और शरीर कसरती था। उनके मन में नूर के प्रति तुरंत ही पैतृक स्नेह का भाव जागृत हुआ। वे उन्हें 2 दिन के लिए शहर से बाहर की सैर पर ले गए ताकि वे नाजियों के कब्जे वाले फ्रांस में अपने पैर टिका सकें, और साथ ही उन्होंने लंदन को खबर कर दी कि मैदलिन सुरक्षित पहुंच गई है और एकदम ठीक और प्रसन्न है। फ्रांसिस स्वीटिल और उनके रेडियो ऑपरेटर गिलबर्ट नॉर्मन ने भी नूर से संपर्क किया और अब वे सर्किट के उन निकटतम सदस्यों से परिचित हो चुकी थीं जिनके साथ उन्हें काम करना था।
बाद में पता चला कि नॉर्मन उसी स्कूल में पढ़े थे जिसमें नूर पढ़ी थी और वो उनसे 2 वर्ष जूनियर थे। पेरिस पहुंचने के 2 दिन बाद 20 जून को नॉर्मन उन्हें गिरनियो ले गए और लब्ध प्रतिष्ठित जीव विज्ञानी और नेशनल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के प्रोफेसर अल्फ्रेड बालाचोविस्की तथा उनकी पत्नी एमिली बालाचोविस्की, साथ ही नेशनल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर यूजीन वेंडरविक और उनकी पत्नी और बेटियों से मुलाकात करवाई। नूर का रेडियो सेट अभी तक पहुंचा नहीं था, इसलिए नॉर्मन उन्हें अपने ट्रांसमीटर दिखाने ले गए जो गिरनियो में परिसर के ग्रीन हाउस में छुपा हुआ था। नूर ने वहां से तुरंत ही लंदन के लिए अपना पहला संदेश भेजा। ये उनके रवाना होने के 72 घंटे बाद भेजा गया था और ये किसी गुप्तचर द्वारा युद्ध क्षेत्र में उतरने के बाद भेजा गया अब तक का सबसे फुर्तीला संदेश था। पोस्टें मैदेलिन मुहिम पर थी। ये संदेश मॉरिस बकमास्टर और वेरा एटिंकन्स ने प्राप्त किया और चैन की सांस ली। दोनों ही ये सोचकर घबराए हुए थे कि पता नहीं उस शर्मीली हिंदुस्तानी लड़की के क्या हाल थे। चूँकि जर्मनों की सुनने की मशीनें, लिसनिंग मशीन्स, प्रसारणों को सुनने के लिए निरंतर सड़क पर घूम रही थी, इसलिए रेडियो ऑपरेटर्स की सुरक्षा को देखते हुए उनसे कहा गया था वो बहुत ज़रूरी होने पर ही प्रसारण करें और अपने प्रसारणों को संक्षिप्त, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट रखें। दूसरे वायरलेस ऑपरेटरों की तरह नूर भी ए मार्क II उपकरण का इस्तेमाल करती थी, जिसमें एक साथ ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों मौजूद होते थे। उसका वजन 30 पाउंड था और वो साधारण से दिखने वाले 2 फुट लंबे किसी भी सूटकेस में फिट हो जाता था। उसकी फ्रीक्वेंसी का दायरा काफ़ी बड़ा था, लेकिन सिग्नल कमज़ोर, बहुत से बहुत 20 वॉट था। इसके लिए 70 फुट लंबे एरियल की भी ज़रूरत पड़ती थी, जो इसलिए ख़तरनाक था क्योंकि वो पुलिस वालों का ध्यान आकर्षित कर सकता था। जिस फ्रीक्वेंसी पर सेट काम करता था वो हटाए जा सकने योग्य क्रिस्टल से तय होती थी और ऑपरेटर्स को कम से कम 2 क्रिस्टल्स की ज़रूरत होती थी, एक रात के प्रसारण के लिए और एक दिन के प्रसारण के लिए। ये क्रिस्टल बेहद नाजुक होते थे, गिरने पर टूट सकते थे। उनका रूप बदलकर उन्हें किसी दूसरी चीज़ की शक्ल देना भी असंभव था। उनका एकमात्र अच्छा पक्ष ये था कि वो इतने छोटे थे कि हथेली में समा जाते थे और उन्हें जेब में छुपाकर ले जाया जा सकता था। अगर कोई जासूस क्रिस्टल के लिए पकड़ा जाता था तो वो बुरी तरह फंस जाता था और उसकी मौजूदगी की सफाई दे पाना बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होती थी। अगर वायरलेस ऑपरेटर अपने सेट को मेन्स से चला रहे होते थे तो पकड़े जाने की और भी आशंका होती थी। जर्मन गुप्तचर सेवा के वायरलेस डायरेक्शन फाइंडिंग DF दल भयानक रूप से दक्ष थे, उससे कहीं बहुत ज़्यादा दक्ष जितने ब्रिटेन के गुप्तचर सेवा के DF दल थे। ब्रिटेन में किसी प्रसारण के बारे में पता लगाने में 1 घंटा लग जाता था, लेकिन फ्रांस में वायरलेस ऑपरेटर पाते थे कि अगर वो किसी बड़े नगर से कोई लंबा प्रसारण कर रहे होते थे तो आधे घंटे के भीतर ही DF की वैन उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही होती थी। जर्मन DF वाहन बेकरी या लॉन्ड्री के वाहनों की शक्ल लिए होते थे और सैनिक सादा वस्त्र पहने होते थे जिससे वो पहचाने नहीं जा पाते थे। उन्होंने ये पता लगाने का तरीका भी ढूंढ निकाला था कि शहर के किस हिस्से में कोई ऑपरेटर गुप्त रूप से काम कर रहा था। इसके लिए वो शहर के एक एक हिस्से की बिजली काटते जाते थे और फिर देखते थे कि उससे कहाँ के प्रसारण में रुकावट पैदा हो रही होती थी। इसके बाद वो इस प्रकार अलग किए गए इलाके पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे और फिर इलाके के उस ब्लॉक का पता लगाते थे जहाँ से प्रसारण हो रहा होता था। जैसे वो उस जगह के करीब पहुँच जाते थे, कोई एक सैनिक वैन से उतरकर आसपास चक्कर लगाता हुआ एकदम सही पत्ते को ढूंढकर निकालता था। वो एक छुपा हुआ एंटीना लिए रहता था जिसका तार उसकी कमीज़ की बाह से गुजरकर उसके कान तक पहुंच जाता था और वो प्रसारण की जगह ढूंढता हुआ उस इलाके में यूं ही भटकता रहता था। गुप्तचर खुद को बचाने की भरसक कोशिश करते थे और जब वे प्रसारण कर रहे होते थे तो उनका कोई साथी DF वाहनों पर नज़र रखता था। यहाँ तक कि गोल चपटी टोपी पहने और अपनी कॉलर ऊपर किए सड़क पर चहलकदमी करता कोई आदमी भी अपने कान में सुनने का छोटा सा उपकरण लगाए गेस्तापो अधिकारी हो सकता था, जिसे देखकर गुप्तचर को अपना वायरलेस छुपाकर इमारत से बाहर चले जाने की चेतावनी दी जाती थी। किसी मुल्क के अलग थलग इलाके से प्रसारण करना आमतौर से ज़्यादा सुरक्षित होता था। नूर के काम का इलाका पेरिस था और इसलिए उन्हें निरंतर सतर्क रहना होता था। अपने इर्द गिर्द घटित होती घटनाओं के चलते वो दरअसल कभी भी ले मुँह में काम करने नहीं गई, जैसा कि F सेक्शन का मूल उद्देश्य था, बल्कि वो शहर में ही बनी रही। बहुत कम समय के लिए प्रसारण करना और दुश्मन को भ्रमित करने के लिए बार बार क्रिस्टल बदलना, ये वे सावधानियाँ थीं जो गुप्तचर बरत सकते थे।
प्रसारण की जगह को लगातार बदलते रहना भी बचाव का एक और तरीका था। ऑपरेटर मेंस की बजाय अक्यूम्यूलेटर का इस्तेमाल भी कर सकता था, लेकिन अक्यूम्यूलेटर को चार्ज रखने की समस्या होती थी। एसओई ने नूर समेत सभी ऑपरेटर्स के लिए कुछ नियम बना रखे थे। WT वायरलेस टेलीग्राफ के अलावा और कोई काम नहीं करना। अगर संयोजक से मिलना ज़रूरी हो तो भी उससे कम मिलना, और सर्किट के कम से कम लोगों से संपर्क रखना। लेकिन युद्ध क्षेत्र में ये हमेशा कारगर नहीं होता था। एसओई के शुरुआती दिनों में वायरलेस संदेश ब्लेचली पार्क में MI6 द्वारा प्राप्त किए जाते थे। वहाँ इनका मूल भाषा में अनुवाद कर इन्हें एसओई के कंट्री सेक्शन को भेज दिया जाता था। 1942 के मध्य से एसओई के बकिंघमशायर में एल्सबरी के उत्तर पश्चिम में ग्रेडन अंडरवुड में संदेशों को सुनने के लिए अपनी खुद की चौकी स्थापित कर ली थी। इसे स्टेशन 53A के नाम से जाना जाता था। ऑपरेटरों द्वारा भेजे गए संदेश सीधे ग्रेडन में प्राप्त किए जाते थे, जहां फैनी की 400 महिला ऑपरेटर रेडियो पर काम करती थीं। सारे ऑपरेटर्स को युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले उनका रोज़मर्रा का कार्यक्रम, युद्ध क्षेत्र से प्रसारण करने की फ्रीक्वेंसी और समय का विस्तृत ब्यौरा स्केट दे दिया जाता था। ग्रेडन में ये स्केट गुप्तचरों के गुप्त नामों के साथ प्रसारण कक्ष में बड़े बड़े बोर्डों पर लगे रहते थे। नूर का पहला प्रसारण नॉर्मल के रेडियो और उनके फ्रीक्वेंसी पर आया था। चूँकि ग्रेडन में संदेशों को प्राप्त कर रही ऑपरेटर जानती थी कि गुप्तचर संदेशों का प्रसारण बहुत मुश्किल परिस्थितियों में कर रहे होते थे, क्योंकि जिस दौरान वो किसी गुप्त जगह में छुपकर वो प्रसारण कर रहे होते थे, DF के वाहन इलाके के आसपास चक्कर लगा रहे होते थे। इसलिए वे ऑपरेटर भरसक फुर्ती से काम लेती थीं और गुप्तचरों से संदेश को दोहराने का आग्रह किए बगैर उसे जल्दी से जल्दी लिख लेती थीं। कभी कभी ये ऑपरेटर गुप्तचर के लिए कोई निजी संदेश लिख भेजती थी, जिसका उद्देश्य दूर देश में बैठे गुप्तचर को यह एहसास कराना होता था कि उसके अपने मुल्क में बैठे लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। नूर को इसी तरह वेरा एटिंकन्स द्वारा विज्ञाय के कमीशन की खबर दी गई थी। वो उस वक्त पेरिस में थी। एक बार ऑपरेटर ने उन्हें संदेश भेजते हुए उसका अंत इन शब्दों के साथ किया था: परमेश्वर आपकी रक्षा करे। उन्होंने महसूस किया था कि लाइन के उस पार कोई है जो उन्हें महज ऑपरेटर से ज़्यादा कुछ समझता है, इसलिए इसे पढ़कर वो काफ़ी द्रवित हो उठी थी। जब सिग्नलर सांकेतिक ज़बान में लिखे गए संदेश को कागज़ पर उतार लेती थी तो वे इसे बगल की इमारत में भेज देती थी, जहाँ सांकेतिक ज़बान को समझने में 10 लोग देवदार की लंबी मेज़ों पर जोड़ों में बैठे हुए उस संदेश को समझने में लगे होते थे। संदेश का गूढ़ अर्थ समझ लेने के बाद उसे बेकर स्ट्रीट भेज दिया जाता था। कई बार कोड्स बहुत ही अस्पष्ट होते थे और उन कोड्स को तोड़ना कोड ऑफिस का काम होता था। चूँकि युद्ध क्षेत्र में सक्रिय गुप्तचर से अगले दिन संदेश को दोहराने को कहना उसे जोखिम में डालना होता, इसलिए लियो मार्क्स ने ये नीति बना रखी थी कि इससे पहले कि गुप्तचर अपने निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक अपना अगला संदेश भेजे, जो कि वो अगले 48 घंटे बाद भी भेज सकता था, उसके द्वारा भेजा गया पहले का कोई भी संदेश ब्रेक होने के लिए बाकी ना रह जाए। संदेश को ब्रेक करने वालों की इससे बड़ी विफलता और कुछ नहीं हो सकती थी कि गुप्तचर संदेश भेजने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता और वो उसको संदेश को पढ़ ना पाते। मार्क्स ने वायरलेस ऑपरेटरों के साथ निजी ताल्लुकात विकसित कर रखे थे। वे हर एक के जाने के पहले उससे मिलते थे ताकि वो उस ऑपरेटर की निजी शैली को समझ पाते और ये देख पाते कि कहीं उसकी ट्रेनिंग से संबंधित फाइल से गलतियों का कोई खास पैटर्न तो नहीं उभरता है। इससे उन्हें तदनुसार संदेश को समझने में मदद मिलती थी। मसलन अगर कोई व्यक्ति गलत स्पेलिंग लिखता या कोई गुप्तचर असामान्य रूप से घबराया हुआ या धीमी गति से काम करने वाला होता तो वो समझ जाते कि संदेश में क्या गड़बड़ी हुई है। मार्क्स ने एक नियम बनाया था, किसी भी संदेश को समझने से परे नहीं माना जाना चाहिए, और उन्होंने ऑपरेटर्स की एक पूरी टीम तैयार कर रखी थी जो ज़रूरत पड़ने पर किसी गुप्तचर के अव्यवस्थित या उलझे हुए गुप्त संदेश को समझने के लिए दिन रात काम करती थी और उसे अगले स्केट के लिए तैयार रखती थी। युद्ध क्षेत्र से आने वाले संदेशों का संक्षिप्त, अचूक और भरसक असंदिग्ध होना जरूरी था। संदेश को ग्रहण करने वाले इंग्लैंड में बैठे लोगों को गुप्तचरों द्वारा भेजे जाने वाले सिक्योरिटी चेक के प्रति चौकन्ना रहना भी महत्वपूर्ण था। गुप्तचरों से अपेक्षा की जाती थी कि वो पकड़े जाने पर संदेश में अपना सिक्योरिटी चेक डालकर लंदन को चौकन्ना करें, लेकिन ये हमेशा हो नहीं पाता था क्योंकि लंदन के जिस कक्ष में संदेशों को सुना जाता था उसमें कई त्रुटियां थीं जिसके विनाशकारी नतीजे होते थे। गुप्तचर सेफ हाउसेज और कट आउट्स की मार्फत भी काम करते थे। सेफ हाउस वो मकान होता था जहां गुप्तचर रह सकते थे क्योंकि सर्किट उस मकान के मालिक को पहचानता था।
वे उस मकान का इस्तेमाल लेटर बॉक्स की तरह भी कर सकते थे, जहां वो दूसरे गुप्तचरों के संदेश प्राप्त कर सकते थे। सेफ हाउसेस का इस्तेमाल पलायनकर्ताओं यानी कि जिन्हें वापस इंग्लैंड की यात्रा करनी होती थी के द्वारा भी किया जा सकता था, जो वहां दो दो या तीन तीन के समूह में छुप सकते थे। कटआउट दो गुप्तचरों के बीच संदेशों के आदान प्रदान का साधन होता था, जो दुश्मन को कारगर ढंग से चकमा दे सकता था, ताकि एक गुप्तचर सांकेतिक जबान में लिखा गया अपना संदेश कटआउट तक पहुंचा सके। वो कटआउट कोई पुस्तक विक्रेता हो सकता था और संदेश इस तरह हो सकता था: क्या आपके स्टॉक में अनातोले फ्रांस की कोई पुस्तक है? मुमकिन है वो कटआउट जवाब देता, हाँ, 2 पुस्तकें अभी अभी आई हैं। इससे गुप्तचर समझ जाता कि बुलवाक अनातोले फ्रांस के गुप्त अड्डे से उन 2 लोगों को लेना है जिन्हें इंग्लैंड वापस जाना है। अगर जवाब हुआ, सॉरी मैडम, वो स्टॉक में नहीं है, तो मतलब होता वापस जाने के लिए किसी व्यक्ति को नहीं लेना है। कटआउट्स को हमेशा सार्वजनिक टेलीफोन बूथ से फ़ोन किया जाता था, ताकि फ़ोन का पता ना लगाया जा सके। फ़ोन करने के बाद गुप्तचर को टेलीफोन बूथ से बहुत तेज़ी से दूर चले जाना होता था। पासवर्ड हमेशा आसान रखे जाते थे, ताकि उन्हें याद रखा जा सके और बातचीत में आसानी से मिलाया जा सके। संदेश ले जाने को लेकर भी सख्त निर्देश थे। नोट्स रखना या संपर्क सूत्र के पते आदि के ब्यौरे रखना वर्जित था। मौखिक संदेश हमेशा पोशीदा जबान में दिए जाते थे, जिसे कुरियर नहीं समझ सकता था। अगर कोई संदेश याद ना किया जा सकता हो तो उसे पतले से टिश्यू पेपर पर लिखकर सिगरेट में डाल दिया जाता था और इस तरह ले जाया जाता था कि ज़रूरत पड़ने पर उसे आसानी से निगला जा सके या ज़मीन पर गिराया जा सके। सेफ हाउस में ठहरे लोगों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। किसी भी व्यक्ति को सेफ हाउस पर जाने से पहले टेलीफोन के मार्फत अड्डे की सुरक्षा की जांच करनी होती थी। जासूसों को कुछ खास जगहों पर मिलने की सख्त मनाही थी। इनमें कुछ खास मेट्रो स्टेशन, ब्लैक मार्केट रेस्तरां या बार और सिनेमा शामिल थे। ब्यूरो में सारे जासूसों को निर्देश दिए गए होते थे कि अगर वो पकड़े जाएं तो पहले 48 घंटों तक कुछ ना बोलने की जिद पड़े रहें। उस दौरान उनके सर्किट के लोग अपना मकान बदल लेंगे और अपने निशानात मिटा देंगे। 2 दिन बीत जाने के बाद अगर दबाव असहनीय उठे तो वो जो चाहे कह सकते थे। गुप्तचरों को दूसरे सर्किट के गुप्तचरों से बातचीत करने के लिए हतोत्साहित किया जाता था, लेकिन युद्ध क्षेत्र में इस नियम का पालन भी अक्सर नहीं हो पाता था। प्रॉस्पर सर्किट खासतौर पर बहुत विस्तृत हो गया था। इसके बहुत से सब सर्किट थे और इनके सर पर तबाही की आशंकाएं मंडरा रही थीं, क्योंकि इनमें आसानी से सेंध लगाई जा सकती थी। स्वयं नूर को 2 दिन के भीतर उप जासूसों से मिलने ग्रीनियो ले जाया गया था। चूँकि उनका स्वभाव मैत्रीपूर्ण था, इसलिए उनकी हर एक के साथ अच्छी पड़ती थी और वो हर जगह आत्मीयता महसूस करती थी। वे लोगों की रसोई तक में चली जाती थी और वहाँ चाय बनाने में महिलाओं की मदद करती थी और ट्रे में लेकर आ जाती थी। लेकिन उनके सहकर्मियों ने उन्हें गंभीर किस्म की गलती करते देखा था। नूर ने हर एक के कपों में चाय उडेली और ब्रेड के कुछ टुकड़े आग में भूनने लगी। एक महिला ने गौर किया कि उन्होंने कपों में चाय उड़ेलने से पहले दूध डाला था और उस महिला ने मैडम बालाचोवेस्की का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। ये चाय बनाने का खास अंग्रेजी ढंग था। मैडम बालाचोवेस्की ने तुरंत नूर को बताया कि फ्रांस में चाय में दूध हमेशा बाद में डाला जाता है और उन्हें चेतावनी दी कि उनकी एक गलती विशी के समर्थकों के सामने उनका भांडा फोड़ कर सकती है। नूर ने इस जानकारी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन जल्दी ही एक और असावधानी की ओर उनका ध्यान खींचा गया। उन्होंने अपना पोर्टफोलियो, जिसमें उनके सारे सुरक्षा संबंधी कोड थे, प्रवेश कक्ष में पड़ा छोड़ दिया था। प्रोफेसर बालाचोवेस्की उसे अंदर लेकर आए थे। प्रोफेसर ने उनसे कहा था कि वो आसानी से गलत हाथों में पड़ सकता था। साफ था, नूर को गेस्तापो के कब्जे वाले फ्रांस के जीवन की वास्तविकता के बारे में बहुत ही कम अनुमान था। उनसे कहा गया था कि वो अपने सर्किट के निकटतम लोगों के अलावा और किसी पर भी भरोसा ना करें और सावधान रहें कि गेस्तापो हर कहीं मौजूद है और उसने प्रतिरोध के अभेद्यतम सर्किट्स तक में सेंध लगाई है। प्रोफेसर ने नूर से कहा कि वो इस तरह का आचरण करें जैसे वो हर वक्त जासूसों से घिरी हों। उन्होंने उन्हें रोज़मर्रा जीवन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के सिलसिले में कुछ टिप्स भी दिए। नूर ने अपना ट्रांसमीटर आने तक गिरनियों में ही काम किया। स्कूल में उन्होंने खुद को एक छात्रा के रूप में पेश किया। स्कूल में डॉक्टर वेंडर विंट अपनी पत्नी, 2 बेटियों और अपने दामाद रोबेक दुए के साथ रहते थे। उनके दामाद पैराशूट रिसेप्शन में पैराशूट से गिराए गए सामान को प्राप्त करने में उनकी मदद करते थे। बालाचोवेस्की पेरिस के एक उपनगर विगोर्फ्ले में रहते थे, लेकिन वे ग्रीनियो में ढेर सारा वक्त बिताते थे। नूर ने उन्हें अपने परिवार के बारे में बताया।
अपनी माँ और भाई के बारे में जो नौसेना में था। उन्होंने ये बताया कि उसका असली नाम नोरा बेकर है। उन्हें ये तो पहले से ही मालूम था कि उनका गुप्त नाम मैदेलिन था और उनका छद्म नाम जीन मैरी था। वेरा एटिंकिंस ने नूर से अक्सर कहा करती थी कि वे ब्यूली में अपने हिंदुस्तानी मूल को छुपाने के लिए छद्म नाम के तौर पर नोरा बेकर नाम का इस्तेमाल किया करे। बेकर उनकी माँ का मायके का नाम था। नूर ने ब्यूली से ही अपने छद्म नाम के तौर पर यही सिलसिला जारी रखा था और वो सर्किट के घनिष्ठतम सदस्यों के सामने भी अपनी पहचान उजागर नहीं करती थी। शायद वे कुछ अतिरिक्त रूप से सजग थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई ये जाने कि इनायत खान उनके नाम का दूसरा हिस्सा था, क्योंकि उन्हें डर था अगर वो गिरफ्तार हो गई तो जर्मन उनके भाई हिदायत का पता लगा लेंगे, जो कि अभी भी फ्रांस में ही थे, और उन्हें या उनके बच्चों को यातनाएं देंगे। बाला चोबेस्की दंपति महसूस कर पा रहे थे कि नूर को अपनी माँ की बहुत याद सताती थी और उन्हें इस बात से भयानक तकलीफ पहुंचती थी कि वो अपनी माँ को ये बताए बिना छोड़ कर आ गई थी कि वो कहाँ जा रही थी। इस दंपति को लगता था कि जिस खतरनाक काम में वो लगी थी उसके लिहाज से वो बहुत कम उम्र वाली और अनुभवहीन थी। नूर अभी भी साफ तौर पर कब्जे वाले फ्रांस के जीवन में तालमेल बैठाने में लगी थी। ये फ्रांस उस फ्रांस से बहुत अलग था जिसमें वो रही थी। उन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि हार क्या होती है और लोगों के दैनिक जीवन पर उसका किस कदर प्रभाव पड़ता है। बाहर से पेरिस अभी भी पहले जैसा ही दिखता था। कैफ़े लोगों से भरे होते थे और स्थानीय लोग हमेशा की तरह अपने काम पर जा रहे होते थे। पेरिस के फैशन हाउस अभी भी पेरिस के अभिजात वर्ग के लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने में लगे थे। वे अब जर्मनों को भी माल उपलब्ध कराते थे, क्योंकि जर्मनों की बीवियां दियोक और शनील की दुनिया के मज़े लूटना चाहती थीं। हालांकि भोजन और वस्त्र राशन पर मिलते थे और पेट्रोल की कमी की वजह से सड़कों पर बहुत कम वाहन दिखाई देते थे, लेकिन अमीरों के लिए काला बाजारी करने वाली दुकानों की कमी नहीं थी। लोग वेलो टैक्सियों में घूमते थे, जो एक तरह का रिक्शा था। काला बाजारी करने वाले रेस्टोरेंट्स का अंबार लगा हुआ था और मेट्रो मध्य रात्रि में कर्फ्यू लगने तक समय से चला करती थी। लेकिन नाजी अधिकारियों के लिए सड़क पर भागती मर्सिडीज़ उस शहर का असली हाल बयान करती थी जिस पर कब्जा कर लिया गया था। शाम होते होते सड़कें खाली हो जाती थीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग कर्फ्यू शुरू होने से पहले ही अपने घर लौट जाना बेहतर समझते थे। पेरिस संघर्ष के बिना ही पराजित हो गया था। युद्ध पूर्व की साल बुश गंदे जर्मन की बातें की जगह तेजी से साल अंग्लियाज गंदे अंग्रेज़ के जर्मन को प्रचार ने ले ली थी। पेरिस को यहूदियों से भी खाली करा दिया गया था। जून 1942 से 6 वर्ष से ऊपर के सारे यहूदियों के लिए पीले रंग का स्टार पहनना ज़रूरी कर दिया था और शुरू में उन्हें फ्रांस में कैद करके रखा जाता था और बाद में जर्मनी और पोलैंड के कंसंट्रेशन कैंपों में भेज दिया जाता था। उनके खाली अपार्टमेंट्स पर जर्मनों ने कब्जा कर लिया था और स्थानीय लोगों ने उन्हें औने पौने दामों पर खरीद लिया था। बहुत से फ्रांसीसियों ने जर्मन से मिली भगत कर ली थी। विशी सरकार इन घुसपैठियों को खुश करने को लेकर इतनी उतावली थी कि उसने यहूदी बच्चों को जर्मनों द्वारा मांगे जाने से पहले ही सौंपना शुरू कर दिया था। जर्मनों के साथ मिली भगत रखने वाले लोग यहूदी परिवारों की ओर इशारा कर देते थे। युद्ध के समाप्त होते होते 10,000 यहूदी सब बच्चों समेत लगभग 75,000 यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंपों में भेजकर मौत के हवाले कर दिया गया था। डर और अविश्वास का वातावरण चारों तरफ फैला हुआ था। सरकार द्वारा कब्जे में कर ली गई इमारतों पर फहराते स्वास्थ्य और सड़कों पर अंकित जर्मन संकेत हालात की वास्तविकता को बयान कर रहे थे। ये लंदन और ब्यूली से बहुत भिन्न स्थिति थी। जिस दिन नूर गिरनो गई थी उसी दिन अंततः उनका आमना सामना स्यूटिल से हुआ था। वो 15 और 18 जून के बीच नॉर्मंडी के दौरे पर थे, जहां हथियारों का जमावड़ा था और साथ ही वो आने वाले जासूसों के लिए नए पहचान पत्र तैयार करने के काम में व्यस्त थे। इसके पहले उन्होंने नूर से बहुत संक्षिप्त सी बात की थी। स्यूटिल दोपहर के भोजन के समय गिरनियों पहुंचे। वो इतवार के दिन का खुशनुमा लंच था, क्योंकि सर्किट और सब सर्किट के लगभग सारे सदस्य उसमें मौजूद थे। बाला चोवोस्की, नॉर्मन, बोहेल, वेंडर विंकन्स और उनके दामाद गोबेक दुए और बेल्जियाई मंत्री का दामाद। प्रसन्न और तनाव मुक्त नूर समेत वहाँ एकत्र किसी भी व्यक्ति ने पास ही मंडराते खतरे को महसूस नहीं किया था। प्रॉस्पर का पतन। नूर को अभी भी अपना वायरलेस सेट नहीं मिला था, इसलिए वे ग्रेनियो में ट्रांसमीटर का ही इस्तेमाल कर रही थी। वे नॉर्मन की बगल में बैठकर काम करती थी, जो अपने पैरों पर खड़े होने में उनकी मदद कर रहे थे।
नॉर्मन ने नूर को सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क रहने और अपने नक्शों को याद करके उन्हें जला देने को कहा था, क्योंकि जर्मन वायरलेस ऑपरेटरों की हमेशा तलाश में रहते थे। वे ग्रीन हाउस में रहकर काम करते थे और मारियस मिलिया पहरा देता था। मिलिया पैराशूट की मार्फत उतारे गए उपकरणों को प्राप्त करने में भी मदद करता था। नूर ने गैरी का संदेश गिरनियों से भेजने के लिए ले लिया। आंतेल्मे ने उनका परिचय गोबेक ज़िएल और पॉल और रिगी से भी करा दिया। गोबेक कंपनी जेनेगाल के दे केन्सवेग के प्रशासक थे। उन्हें एफ सेक्शन की मदद के लिए नियुक्त किया गया था। अरीगी वकील थे। उन्होंने फ्रांसीसी प्रतिरोध में मदद की थी और नूर बाद के दिनों में उनके निकट संपर्क में रहकर काम करने वाली थी। उनके सहकर्मियों के साथ उनका अच्छा तालमेल बैठ गया था और अपनी नई भूमिका में वो जल्दी ही रच बस गई थीं। 21 जून की सुबह स्यूटल मार्क्समैन सर्किट के एसओई गुप्तचर रिचर्ड हेस्लोप और वायुसेना के व्यक्ति टेलर की इंग्लैंड वापसी की योजना बनाने के सिलसिले में गोरे डी ऑस्टरलिड्स स्टेशन पर डेरिको और गैमी क्लेमा से मिले। इसके बाद वे नॉर्मन, बोहेल, ग्रेन और मक्सेल शाबोनिए के साथ स्टेशन के कैफ़े में बैठकर सोलोन्ने से आ रहे दो गुप्तचरों पिए किलियोली और इवान हुदेले का इंतज़ार करने लगे, जिन्हें हाल ही में कनाडा से आए दो गुप्तचरों जॉन मैकलिस्टर और फ्रैंक पिकर्स गिल को अपने साथ लेकर आना था। लेकिन इनमें से कोई भी नहीं आया, क्योंकि ये लोग जर्मनों के हाथों लग गए थे। बाद में स्वीटल ने अखमेल गन के साथ लंच किया। स्वीटल को कोई अनुमान नहीं था कि प्रॉस्पर सर्किट के अंत की शुरुआत हो चुकी थी। उसी रात 21-22 जून स्वीटल, प्रोफेसर बालाचोवेस्की और रिसेप्शन समिति के सदस्यों को पैराशूट से आया कुछ सामान, जिसमें नूर का ट्रांसमीटर और उनके निजी सामान का एक सूटकेस शामिल था, लेने गिरनियों के करीब गोंसे ओ एलियो जाना था। बदकिस्मती से वो पैराशूट एक पेड़ पर उतरा और सूटकेस खुल गया। नूर के सारे कपड़े जहाँ तहाँ पेड़ की शाखाओं में उलझ गए। इन सारे सबूतों को मिटाना अनिवार्य था, इसलिए आदमियों को सुबह तड़के एक एक चीज़ों को वहाँ से हटाकर वापस सूटकेस में बंद करना ज़रूरी था। कई और भी डब्बे यहाँ वहाँ फैल गए थे, जिनका पता नहीं लगाया जा सका। सामान समेटने आए लोग इसलिए भी चिंतित थे क्योंकि उन्हें एफ सेक्शन के गुप्तचर जॉर्ज कॉनहार्ड जैको कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, जिन्हें भी उसी रात पैराशूट से उतरना था। अखमेल गेंड को उस समिति का प्रभार सौंपा गया था, जिसे अगले दिन तलाश जारी रखनी थी, और नॉर्मन लंदन से तड़के सुबह आने वाले संदेश को प्राप्त करने गिरनियों लौट आए। नॉर्मन को संदेश मिला जिसमें भेजे गए पार्सलों की संख्या दर्ज थी और इस बात की पुष्टि की गई थी कि जॉर्ज कॉनहार्ड जैको को पैराशूट से उतार लिया गया था। रिसेप्शन समिति तुरंत मैदानों में तलाश करने में जुट गई और सुबह 10 बजे गेन को कॉनहार्ड का पैराशूट अच्छी तरह तय किया हुआ मिला और उससे कुछ ही दूरी पर उनका सूटकेस भी पड़ा मिला। दोपहर होते होते नॉर्मन को नूर के 2 रेडियो सेट भी मिल गए। सारी चीज़ों को वहाँ तेज़ी से हटाकर गिरनियों में छुपा दी गई। 22 जून की शाम को नॉर्मन, आंतेल्मे, बोहेल और स्यूटिल पैराशूट के उतारे जाने के अंतिम नतीजों पर चर्चा करते 12 ललान स्ट्रीट पर स्थित गेन के फ्लैट पर इकट्ठे हुए। स्यूटिल ने नॉर्मन से कहा कि वे इंग्लैंड को सूचित कर दें कि कॉनहार्ड नहीं मिले हैं और वहाँ से उनके संपर्क सूत्र का पता प्राप्त करें। उन्होंने आंतेल्मे से नूर के वायरलेस सेट प्राप्त कर उन्हें ले मो पहुँचाने की व्यवस्था करने को कहा। आंतेल्मे ने गेन के साथ बातचीत के तय कर ली कि 29 जून को दोपहर 2:30 बजे वो एक आदमी को कार से गिरनियों के पास के चौराहे, जिसे आंतेल्मे नक्शे पर चिन्हित कर देंगे, पर भेजेंगे। एक पासवर्ड का इंतज़ाम किया गया और निर्णय लिया गया कि एक फ्रांसीसी नवयुवक ईव, जो उनके साथ काम करता था, सेट लेकर वहाँ पर मौजूद होगा। बाद में उसी शाम स्वीटल आंतेल्मे के फ्लैट पर रुके और उन्होंने उनसे 10 लाख फ्रैंक लिए। ये उनकी आखिरी मुलाकात होने वाली।